हेलो दोस्तों, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो है इतिहास शुरू कर रहे हैं और हम जो है प्राचीन भारत का इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें जानेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बताया था सूक्ष्म स्तर से। अब जो है थोड़ा हम डिटेल देखेंगे। फिलहाल रूपरेखा देखते हैं। देखिए, ये जो मैंने लिख रखा है वो इसलिए लिख लिया है क्योंकि लिखने में ये वीडियो जो है लंबी हो सकती थी, इसलिए मैंने बस आप समझने की कोशिश करें। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत क्या हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत जो हैं वो हैं साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्यों के माध्यम से हमें उस समय यानी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत, जो पुरातात्विक मतलब जो खुदाई के द्वारा हमें प्राप्त हुए, उनसे हमें उस समय की प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशियों के विवरण, विदेशियों के विवरण का मतलब यह है उस दौरान जो भी विदेशी भारत घूमने आए उनके द्वारा कोई बुक लिखी गई और उसमें जो विवरण था उस विवरण से उस समय के समाज की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। साहित्यिक स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत जो है दो तरह के होते हैं साहित्यिक स्रोत। एक तो होते हैं धार्मिक स्रोत, एक होते हैं ऐतिहासिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में धर्म से रिलेटेड ग्रंथ आते हैं। जैसे धार्मिक स्रोत में हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उस दौरान के वो आएंगे, और उस दौरान जो धर्म और था भारत में, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके ग्रंथ आएंगे। तो देख लेते हैं। जैसे वेद हुआ, उपवेद हुआ, वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अन्य। तो ये जो है देख रहे होंगे आप, ये धार्मिक ग्रंथ हैं। क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। इनसे उस समय के समाज की, प्राचीन भारत की हमें जो है जानकारी मिलती है। अब हम देखिए, ये जो है थोड़ा बताएंगे इसमें वीडियो में आगे, लेकिन ये जो है वैदिक काल जब पढ़ाएंगे हम, तो वैदिक काल में हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसे। अब हम सिर्फ इतना जानेंगे कि वेदों से हमें जानकारी मिलती है, वेदांग कितने हैं ये थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जो वेद हुए, वेद थे, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनसे जो है जानकारी मिलती है उस समय के समाज की। समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, ये सब जानकारी इनसे मिलती है कुछ ना कुछ। रामायण हुआ, महाभारत हुआ, बौद्ध जो साहित्य हैं, बौद्ध जो ग्रंथ हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे दीप वंश हुआ, महावंश हुआ, इनसे जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में भगवती सूत्र हुआ, कल्प सूत्र हुआ, ये जो ग्रंथ हैं जैन साहित्य के, उनसे हमें उस समय के समाज की जानकारी मिलती है। हम सिर्फ जानकारी स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं कि इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या हैं, जानने के स्रोत क्या हैं, हम कहाँ से हमें पता चला है उस समय की जानकारी कहाँ से हमें लगी है। तो इन चीज़ों से हमें जानकारी उस समय की समाज की या उस समय के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अब बात आती है ऐतिहासिक स्रोत। देखिए, धार्मिक स्रोत तो ये हो गए, सनातनी जो ग्रंथ हैं और बौद्ध साहित्य, सनातनी साहित्य और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इनसे हमें जो है जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में आते हैं ये। और धार्मिक स्रोत तो हो गए। अब आता है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब होता है जो उस दौरान जो व्यक्ति रहे होंगे, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो कवि हो, उनके द्वारा जो भी पुस्तक या कुछ लिखा गया हो और वहां से उस दौरान की हमें जानकारी मिले। जैसे हर्षचरित बाणभट्ट की है, मतलब बाणभट्ट एक विद्वान थे, उस दौरान हर्षचरित्र एक उन्होंने बुक लिखी और उस समय के जो समाज था, उस समय की जो राज्य व्यवस्था ही, उस समय की जो धार्मिक व्यवस्था है, उस समय की जो अर्थव्यवस्था है, सब ये जानकारी जो है इससे मिलती है हमें, यानी बाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए बाणभट्ट की है। ऐसे पूछेगा बाणभट्ट की कौन सी रचना है, हर्षचरित है। ठीक है। ऐसे ही अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन, ये मौर्यकाल का है, चाणक्य, चाणक्य की रचना है ये अर्थशास्त्र है। नाम से भले ही अर्थशास्त्र, लेकिन ये जो है राजकीय व्यवस्था की हमें जानकारी देती है। मौर्य काल में जो राज्य व्यवस्था थी
उस दौरान जो मौर्य काल में जो राज व्यवस्था थी उसकी हमें जानकारी देती है ये अर्थव्यवस्था। चाणक्य की पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या अर्थव्यवस्था सॉरी अर्थशास्त्र जो है किसकी रचना है? चाणक्य की। चाणक्य के नाम क्या है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। तो ये जो है पूछ लेगा अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य की। चाणक्य की रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से हमें जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी अध्याय की हाँ क्वेश्चन एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। अष्टाध्यायी जो है पहला, सबसे पहली ग्रामर संस्कृत की अगर है कोई तो वो है अष्टाध्यायी। ये पाणिनि ने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। ये सबसे पहला मतलब व्याकरण है, ये व्याकरण की पुस्तक है। ये पूछ लेगा अष्टाध्यायी किसकी है रचना का? पाणिनि की। महाभाष्य, इसमें योग से संबंधित चीजें हैं। ये जो है महाभाष्य है और ये भी जो है उस समय की जानकारी देती है। पतंजलि की है महाभाष्य, यानी पतंजलि की रचना कौन सी? महाभाष्य। राजतरंगिणी कलहड़ की है। किसकी है? कलहड़ की है। ये जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से हमें जानकारी देती है इतिहास की। कलहड़ की रचना कौन सी है? राजतरंगिणी। क्वेश्चन पूछ रहा है राजतरंगिणी किसकी रचना है? कथा सरित सागर, ये जो है सोमदेव की है। ध्यान रहे, कथा सरित सागर सोमदेव की है। इंडिका, इंडिका जो है किसकी रचना है? ये मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बन के आया था, उसकी ये रचना। उस समय यहाँ रहा था मगध में, और उस समय जो समाज था जैसे भी इसे इसने फील किया और महसूस किया, उसने इंडिका नामक पुस्तिका में लिख दिया। तो उस इंडिका पुस्तक से हमें जानकारी उस समय मिलती है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। चचनामा, चचनामा जो है एक पुस्तक है। ये काजी इस्माइल है या मोहम्मद अली भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन काजी इस्माइल है इन्हीं इसके रचनाकार। तो चचनामा से हमें जानकारी मिलती है कि अरब ने सिंध पर विजय प्राप्त की। यानी इसमें चचनामा में जानकारी मिलती है कि अरब ने सिंध पर विजय प्राप्त करने का विवरण मिलता है हमें। ऐसे ही ये तो हुआ धार्मिक स्रोत के बारे में और ये था ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ठीक है, अब आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिलती हैं और उनसे जो हम जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो वो पुरातात्विक स्रोत है। जैसे अभिलेख हुए, शिलालेख, अभिलेख, उसमें जो भी वर्णित होगा, लिखा हुआ होगा, उत्कीर्ण होगा, तो उस समय की जानकारी हमें पता चलेगी। सिक्के हुए, सिक्के मानो मिले उत्खनन से, तो सिक्के उस समय कैसे थे ये जानकारी मिलेगी। किसके होंगे, क्या उस पर लिख रहा होगा। ठीक है, स्मारक भवन, स्मारक भवन मूर्तियां या चित्रकला। स्मारक भवन मतलब कहीं मानो घर किस तरह, घर मिला हो, भवन मिला हो, तो भवन से पता चलेगा कि उस समय के लोग जो हैं कैसे रह रहे होंगे, किस तरह के, यानी ऐसे मकान में रह रहे होंगे, किस तरह के ईंट है किस तरह का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मूर्ति चित्रकला, जैसे चित्रकला का आपको अजंता गुफा है महाराष्ट्र में, वहां पे चित्रकारी की अच्छी मतलब दिखाई दी गई है, चित्रकारी अच्छी तरह से दिखाई दी गई है। और वहां पे इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है देखो चित्रकारी कितनी अच्छी तरह से करते होंगे। तो ये जो है पुरातात्विक स्रोत है। ऐसे ही विदेशियों के विवरण, विदेशियों के विवरण का मतलब है विदेशी यहाँ पे उस दौरान आए प्राचीन भारत के समय में, और उन्होंने कोई बुक लिखी और उसमें उस समय का जो उन्होंने फील किया या महसूस किया, जो समाज देखा, तो उसका जो है वर्णन अपनी बुक में कर दिया। जैसे यूनानी रोम के लेखक आए, उन्होंने वर्णन किया, तो उनके वर्णन से जो भी बुक लिखी उससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। यूनानी रोम के लेखक आए थे, बताऊंगा भी कौन कौन से कैसे क्या है। चीन के लेखक आए थे, अर्थात चीन के लेखक इस स्रोत में आते हैं। चीन के जो विदेशी मतलब चीन के लोग जो यहाँ आए और यहाँ पे घूमे, और यहाँ घूम करके जो उन्होंने फील किया, समाज देखा, वहाँ की व्यवस्था देखी और अपनी बुक में लिख दी, और उस बुक से हमें जानकारी मिलती है। ऐसे ही अरब के लेखक यहाँ आए, उनके द्वारा जो लिखा गया था उससे हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये जो है धार्मिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत देख रहे हैं हम, डिटेल में थोड़ा सा खोल लिए हैं इसमें। धार्मिक ग्रंथ जो है मैंने बताया था, वेद, वेद जो है 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। इन चारों वेदों को संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। ठीक है, और जो शुरू को 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, को वेद त्रयी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेद त्रयी। ठीक है, वेदांग जो होते हैं, इसे देखिए डिटेल में वैदिक काल में पढ़ाऊंगा इस समय।
फिलहाल बस इतना ही जानना है कि वेद 4 होते हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी और चारों वेदों को बोलते हैं संहिता। अब वेदांग जो होते हैं, वेद अंग जैसे नाम से ही विदित होता है, वेद अंग यानी वेद के अंग हैं। ये 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये 6 वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं। उपवेद, उपवेद 4 होते हैं। धनुर्वेद जो है युद्ध की जानकारी होती है इसमें। धनुर्वेद जो होता है ये ऋग्वेद का उपवेद है। और शिल्पवेद, इसमें व्यवसाय व्यापार से संबंधित जानकारी होती है या बारे में बताया गया है। ये जो है यजुर्वेद से संबंधित है। और गंधर्ववेद ये सामवेद से संबंधित है। और आयुर्वेद ये औषधियों से संबंधित है। ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है, यानी इसमें आयुर्वेद में औषधियों के बारे में बताया गया है। और ये जो है अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद किसका है, ध्यान दें। ये 4 वेद हैं: धनुर्वेद ऋग्वेद से, शिल्पवेद यजुर्वेद से, और साहब गंधर्व सामवेद से, और साहब ये अगला जो है आयुर्वेद, ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, इसका अथर्ववेद से संबंधित मतलब अथर्ववेद का उपवेद है। 4 उपवेद होते हैं। 4 उपवेद कौन कौन से होते हैं? धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और कौन सा? आयुर्वेद। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण होता है उपवेद के बाद। ब्राह्मण 100 अध्याय होते हैं ब्राह्मण में। ये वेदों का ही ब्राह्मण होता है। ये डिटेल में बाद में बताऊंगा, बस इतना समझ लें ब्राह्मण 100 से ज्यादा होते हैं। लेकिन इसलिए 100 अध्याय होने के, इसमें 100 अध्याय होते हैं, इस वजह से इसे शतपथ ब्राह्मण भी बोलते हैं। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक, आरण्यक क्या होता है? आरण्यक का मतलब होता है ये जो है, ये भी ग्रंथ है। ये ग्रंथ आरण्यक नाम इस वजह से पड़ा कि ऋषियों द्वारा ये जंगल में रचना की गई है। इनकी जंगल में इनकी ऋषियों द्वारा रचना की गई है। इसके आरण्यक बहुत हैं, जैसे ऐत्रेय आरण्यक, संखायन, बृहदारण्यक, छंदोगय, जैमिनी, ये जो है क्या है? आरण्यक है। उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 11 मुख्य हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है ये। वैदिक जो साहित्य है ये वेद जो साहित्य है पूरा, इनका अंतिम भाग होता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। उपनिषद का मतलब होता है समीप, मतलब बैठकर ज्ञान अर्जित करना, अर्थात एकांत में प्राप्त ज्ञान को हम उपनिषद कहते हैं। सही है, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ जो है ये जैसे विष्णु स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति, ये स्मृति ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है कानून विधि विधान से संबंधित जानकारी होती हैं। कानून, जीवन कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, इस ग्रंथों में मिलता है, स्मृति ग्रंथों में। जिसमें कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछ लेगा यहीं से कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो भैया मनु स्मृति है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें जैसे मैं बताना रहा हूँ, वैदिक काल में बताऊंगा। इसे में विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है। ठीक है, शिव पुराण, ये जो है क्या है? पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। और बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, निकाय, जातक, दीपवंश, महावंश। देखिए त्रिपिटक, निकाय, जातक, ये उस समय जानकारी दे रहे होते हैं। ध्यान रखें, वो क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस मतलब धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, निकाय, जातक ये बौद्ध धर्म से। दीपवंश, महावंश ये भी बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ हैं, ध्यान रहे। दीपवंश, महावंश जो है मौर्य काल की भी जानकारी देते हैं, मौर्य काल के समय की। जैन ग्रंथ जो है आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। जैन ग्रंथ जो है आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी मिलती है। ध्यान रहे, भगवती सूत्र में क्या जानकारी मिलती है? महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी मिलती है भगवती सूत्र में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहेगा कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आप ध्यान रहे कि भगवती सूत्र जैन धर्म से। ठीक है, सूत्र जो भी हो जैन धर्म से। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे अभिलेख है, अभिलेख जैसे बोगज कोई अभिलेख, ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है।
ईसा पूर्व ईस्वी का है ये। एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है आर्यों का ईरान से पूर्व की ओर जाने का साक्ष्य मिला है। समझ रहे हैं? बोगज कोई अर्थात ये जो है सबसे पहला कोई अभिलेख है, यानी सबसे पुराना अभिलेख है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो वो है बोगज कोई। कौन सा? बोगज कोई अभिलेख। ये एशिया माइनर से मिला है, सबसे पुराना अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति ये जो है अभिलेख है, ये जो है अशोक का अभिलेख था। इसमें बाद में समुद्रगुप्त ने, यानी समुद्रगुप्त के जो कवि था हरिसेन, उसने समुद्रगुप्त की जो वहाँ की मतलब विचार है या मानो उसकी जो नीतियां ही उसको उत्कीर्ण कराया। अर्थात प्रयाग प्रशस्ति पहले तो वो तो अशोक का था, लेकिन बाद में हरिसेन ने उस पर अपने जो समुद्रगुप्त के जो नियम हैं वो उत्कीर्ण करवाए। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल का है। किसका है? खारवेल का है। ये कलिंग क्षेत्र में मिला है। कलिंग क्षेत्र में हाथी गुम्फा पूछ लेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। खारवेल राजा था, उसका ये अभिलेख है। ये कलिंग का राजा था ये खारवेल, और उसका ये अभिलेख है हाथी गुम्फा। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, इसे जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। ये जो है रुद्रदामन इनका अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। इसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें जो झील थी उसका जीर्णोद्धार कराने का साक्ष्य है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त का है। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है किसका है? स्कंदगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल, ध्यान रहे, ऐसा पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। यह एरण अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में एरण क्षेत्र जगह पड़ती है, वहां से प्राप्त हुआ है, एरण से। तो ये एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त का है। यहाँ पर ये देखिए पहली बार यहाँ पे सती प्रथा का साक्ष्य मिला है 510 ईस्वी में। ये जो है एरण अभिलेख में, यानी प्राचीन इतिहास में कहीं भी सती प्रथा का साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये पहला है कि ये बता रहा है कि यहाँ 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य दे रहा है कि सबसे पहले सती प्रथा का जो साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो वह एरण अभिलेख से, भानुगुप्त का है। मेहरौली अभिलेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। मेहरौली अभिलेख, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा किसके अभिलेख मिले हैं? अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत में सबसे ज्यादा किसके अभिलेख मिले हैं? क्वेश्चन पूछ लेगा सब भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं, तो वो है साहब अशोक के। और अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले किसे पढ़ने में मतलब कौन पढ़ पाया उसे? अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसे मिली? और देखिए वो मिली 1837 में। एक मतलब वो थे अंग्रेज जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेस। 1837 में इन्होंने ब्राह्मी लिपि का अभिलेख पढ़ा था। अर्थात अशोक के जो अभिलेख था ब्राह्मी लिपि में, उसको पढ़ने में सफलता पहली बार किसी को मिली, वो अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेस। 1837 में मिली ये सफलता। ठीक है। अशोक के अभिलेख हैं सबसे ज्यादा भारत में, और सबसे पहले जो पढ़ा गया वो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। अब देखिए सिक्के का अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। प्राचीन सिक्के पर जो है केवल जो प्राचीन जो सिक्के हैं उन पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण थे, लेखन कुछ नहीं था। चिन्ह उत्कीर्ण होने के कारण ही इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के भी कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है। ये जो है इन्हें प्राचीन ग्रंथों में कारसापण कहते हैं। शासक की आकृति के सिक्के सबसे पहले किसके हैं? शासक की आकृति के सिक्के सबसे पहले किसके हैं? हिंद यूनानी शासकों के, जैसे शक हुए, पहलव हुए, कुषाण हुए। इन्होंने ही सबसे पहले शासक की आकृति के सिक्के का प्रचलन कराया था। और सबसे पहले
सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलाए थे। किन्होंने? शक पहला कुषाण जो है, यानी हिंद यूनानी शासकों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ध्यान रहे, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, आपसे पूछता है वनडे एग्जाम में कि सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे, अर्थात शक हुए, पहलव हुए, कुषाण हुए, ये हिंद यूनानी शासक हैं। और अगर पूछे कि मतलब सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो वो कुषाणों ने चलाई। ध्यान रहे, शुद्ध सोने की मुद्रा किसने चलाई? कुषाणों ने। सबसे शुद्ध कुषाणों ने चलाई, और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानियों ने। ठीक है। और स्मारक भवन की बात करें, बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, जिन्होंने अशोक ने उन्हें आजीवक संप्रदाय के लिए दे दिया। बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाएं उन्हें किन्हें दे दिया? आजीवक संप्रदाय के लोगों को दे दिया। चित्रकला मूर्तियां, ये बोध गया से, अमरावती से और सांची से बहुत मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बोध गया से, अमरावती से, सांची से बहुत मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और अजंता की गुफा के चित्र मिल, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, वहां से चित्रकारी का संकेत मिले हैं, चित्रकारी मिली है। ठीक है, जो कि गुप्त काल के होने का परिचायक है, गुप्त काल की पता चलती है। विदेशियों के विवरण, जिसमें हिंद यूनानी के लेखक आते हैं, चीन के लेखक आते हैं, अरब के लेखक आते हैं। यानी ये जो लोग हैं भारत में आते हैं और अपने जो बुक हैं उनमें लिखते हैं। यानी यहाँ पर जो माहौल है, जो समाज है, समाज की दशा है, उसको देखते हैं और अपनी बुक में लिखते हैं। उसके माध्यम से हमें जानकारी लगती है। जैसे हिंद यूनान के लेखक थे हेरोडोट्स, टीसियस, पता होना चाहिए। हिंद यूनान के लेखक मतलब कौन थे? हेरोडोट्स, टीसियस, जिसमें टीसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। ठीक है। निरियाकस और आनेसिक्रियट्स, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है। मेगस्थनीज, ये जो है सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसकी पुस्तक इंडिका है। और टोलेमी, ये इसने ज्योग्राफी की किताब लिखी है 140 ईस्वी में, जिसमें भारत के क्षेत्र का, यानी भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया है टोलेमी ने। ठीक है। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है पहली सदी में। प्लिनी ने क्या करा है? नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, और ये जो है पहली सदी में लिखी है। स्ट्रेबो हिंदू यूनानी ये जो है लेखक हैं। और ये स्ट्रेबो जो है, जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका में जो समाज का वर्णन दिया हुआ है, उसको ये जो है काल्पनिक मानता है। क्या मानता है? स्ट्रेबो मेगास्थनीज के जो विवरण है उसको काल्पनिक मानता है। ठीक है। ये तो थे हिंद यूनान के लेखक। ऐसे ही चीन के लेखक हैं, जैसे फहान जो है 405 ईस्वी में भारत आता है। फहान जो है 405 ईस्वी में भारत आता है। उस समय सम्राट यानी राजा जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो है गुप्त काल में आते हैं। ठीक है। हैनसांग जो है ये 629 में आता है और 16 वर्षों तक रहता है भारत में। हैनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में, जब हर्षवर्धन शासन कर रहा होता है तब ये आता है और 16 वर्षों तक भारत में रहता है और यहाँ पर अध्ययन करता है। नालंदा में विश्वविद्यालय में उस समय अध्ययन करता है और 629 से 645 तक ये रहते हैं। इनकी एक पुस्तक थी सीयू की। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं? फहान पूछेगा, फहान किसके समय में भारत आए? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए। ठीक है। और ये सन एक बार को मत याद रखिए, ये बस ध्यान रखिए, फहान किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। हैनसांग किसके समय में आए थे? ये पता होना चाहिए। हर्षवर्धन है से हैनसांग। हैनसांग किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सीयू की। ये जो है ये सीयू की हैनसांग ने लिखी और उस समय के जो समाज की स्थिति थी उनका पूरी तरह से अच्छी तरह से वर्णन किया इन्होंने सीयू की में। ठीक है। और सुंगयुन ये जो है भैया स्कंद गुप्त के समय में आए थे 518 ईस्वी में। ठीक है। इन्होंने भी वर्णन किया है। इत्सिंग भी देवपाल एक शासक थे पाल वंश के, तो उनके समय में 675 ईस्वी में आए थे देवपाल के समय में इत्सिंग।
ऐसे ही ये देख आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि इत सिंह किसके समय में आया था, देवपाल के, सुंगयून, स्कंदगुप्त की, ये जो है फैक्ट हैं, ध्यान रहे फैक्ट हैं। अरब के लेखक जैसे सुलेमान, सुलेमान जो है 838 ईस्वी में, यानी 9वीं शताब्दी में ये आते हैं। और इस समय जब सुलेमान आते हैं तो उस समय शासक होते हैं मिहिर भोज। कौन होते हैं? मिहिर भोज। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, सुलेमान जब आया था तब उस समय शासक कौन था? मिहिर भोज। इन्होंने, सुलेमान ने पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में लिखा है। ठीक है, किन के बारे में लिखा है सुलेमान ने? पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में लिखा है। ऐसे ही अल मसूदी जो है 914 से 943 में आए। ठीक है, ऐसी अल बरूनी जो है, इनका नाम है अबू रिहान, ये 989 ईस्वी में आए। और इस समय जो थे जयचंद थे, और इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है तहकीक ए हिंद, अर्थात इन्हें दूसरा नाम हिंदी में बोलते हैं किताब उल हिंद। तो ध्यान रखें, अलबरूनी की किताब पूछ लेगा। अलबरूनी की किताब कौन सी है? तहकीक ए हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत भाषा में अध्ययन किया, और इस किताब में, तहकीक ए हिंद में, हिंदुस्तान की, भारत की पूरी जो इन्होंने फील किया, महसूस किया, जो स्थिति देखी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये जो स्थितियां देखी, उसका इसमें इन्होंने वर्णन किया इसमें। ठीक है दोस्तों, ये तो थे भारतीय यानी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, अब इतिहास तो अब शुरू होगा। ये तो मैंने उथला उथला आपको बताया है। ठीक है, ये जानना जरूरी था हमें। ठीक है, अब हम जो कल को जो समझेंगे वो रूपरेखा समझेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे मैं आपको बता दूं, पाषाण काल पढ़ेंगे हम, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, फिर मौर्य सभ्यता पढ़ेंगे, महाजन पढ़ेंगे। उसी वैदिक सभ्यता के बाद वैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म ही पढ़ना है हमें। फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल पढ़ेंगे, फिर जो है गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, फिर ये जो प्राचीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें, ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये जो है ये स्रोत थे, ये जो लोग, इनके बारे में बस इतना समझ लेना है आपको। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज सपोर्ट करें, सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी क्लास पहुंचाऊं। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर हाथों हाथ इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है और उससे फायदा कुछ नहीं है। तो मैं जो है यहाँ पे रिटन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है आपके, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमें जो है सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और एंड शेयर करें जरूर। ध्यान से, आपकी हमें इस एहसान का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।